Hi everyone, I Poonam Malhotra welcome you to my YouTube channel Your Education Diary. Now today we will start with our fifth chapter, that is money. Money, meaning and supply of money. So what is money? Money is a commonly accepted medium of exchange. बट मनी की एग्जिस्टेंस जो है उससे पहले जब मनी यूज़ नहीं की जाती थी तब हमारे पास बार्टर सिस्टम था, दैट इज बार्टर सिस्टम. नाउ व्हाट वाज दैट सिस्टम? बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि गुड्स के बदले गुड्स जो थी वो एक्सचेंज की जाती थी. तो उस समय क्योंकि मनी जो था वो एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज एग्जिस्टेंस में नहीं था, सो बार्टर सिस्टम जो था वो यूज़ किया जाता था. बट इसके कई ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण मनी जो है उसको इन्वेंशन में आना पड़ा. बार्टर सिस्टम में क्योंकि हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते थे इसलिए हम इसे सीसी इकोनॉमी का नाम भी देते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय सीसी इकोनॉमी? कमोडिटी टू कमोडिटी. सो बार्टर सिस्टम के कई ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण मनी को इन्वेंट होना पड़ा. सो व्हाट वर दीज ड्रॉबैक्स? सो लेट्स स्टार्ट विद दीज ड्रॉबैक्स. फर्स्ट ड्रॉबैक जो हमारा था बार्टर सिस्टम का, डेट वाज लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. इस ड्रॉबैक का क्या मतलब है कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब है कि एक पर्सन को सर्च करनी पड़ती थी ऐसे दूसरे पर्सन की जो कि उसकी गुड्स को एक्सेप्ट करे. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास व्हीट है और मुझे राइस की ज़रूरत है, तो मुझे एक ऐसे पर्सन की सर्च करनी पड़ती थी जिससे मैं राइस खरीद सकूं और वो पर्सन भी मेरे व्हीट को लेने के लिए रेडी हो जाए. सो ऐसा कोइंसिडेंस जो था अक्कर होना एक मुश्किल थी सिचुएशन. सो ये सिचुएशन जो थी ये बार्टर सिस्टम की सबसे ज़्यादा मेन ड्रॉबैक जो थी वो मानी जाती थी. सो इसमें मेन हमारा कीवर्ड है कि हमें सर्च करनी पड़ती थी एक पर्टिकुलर पर्सन की. सर्च पर्टिकुलर पर्सन. राइट. नाउ come to our second point, that is lack of common measure of value. Lack of common measure of value. अब इस ड्रॉबैक का क्या मतलब है? लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. उस टाइम पर क्योंकि गुड्स जो थी वो गुड्स के लिए ही एक्सचेंज की जाती थी तो उन गुड्स की प्राइस को मेजर करना पॉसिबल नहीं था. उस टाइम पर सिर्फ हम क्वांटिटी को ही कंसीडर करते थे. सो क्वांटिटी को कंसीडर करते हुए हम गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज करते थे. सो लैक ऑफ रुपी वैल्यू होने के कारण बार्टर सिस्टम में ये भी एक ड्रॉबैक का कारण था. तो इसमें क्या था? लैक ऑफ वैल्यू due to its measurement. मेजरमेंट के कारण हम उसकी वैल्यू को जो थे वो डिसाइड नहीं कर पाते थे. तो ये भी हमारा एक ड्रॉबैक का कारण था. सो किस रेट पर हमने, इसमें रेट जो था वो हम डिसाइड नहीं कर पाते थे जिसके कारण ये हमारा एक ड्रॉबैक का कारण बना बार्टर सिस्टम का. Now come to our third point, that is problem of future payments. Problem of future payments. इसे हम डेफर्ड पेमेंट भी बोलते हैं. सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, फ्यूचर पेमेंट्स करने के लिए हमें उन गुड्स को कितने टाइम तक स्टोर करके रखना पड़ेगा, कौन सी गुड्स जो हैं वो जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा हमें एक्सचेंज करनी पड़ेगी. और हो सकता है कि जिस गुड्स की आज हम वैल्यू डाल रहे हैं कि आने वाले टाइम में क्या उन गुड्स की वैल्यू वो सेम रहेगी.
सो ये जो प्रॉब्लम थी ये उस समय बार्टर सिस्टम के टाइम हमें फेस करनी पड़ रही थी, जिसके कारण ये जो था हमारा बार्टर सिस्टम का ड्रॉबैक का कारण बना। नाउ कम टू अवर फोर्थ ड्रॉबैक, दैट इज लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। अब प्रॉब्लम ये भी थी कि प्रोडक्ट को स्टोर करना जो था बड़ा मुश्किल था। एक प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए उस गुड का जो है पोर्टेबल होना जरूरी है, वो ड्यूरेबल इन नेचर हो, पैरिशेबल हो ना हो, और वो स्पेस कम जो है लेती हो। अगर ये 3 करेक्टरिस्टिक या 3 या 4 करेक्टरिस्टिक्स जो है हमारे पास अवेलेबल हो तो हम उस गुड्स को जो है वो स्टोर करके रख सकते हैं। बट क्योंकि गुड्स के बदले गुड्स जो थी एक्सचेंज हो रही थी, तो ये पॉसिबल नहीं था इतनी क्वांटिटी में गुड्स को लंबे समय तक स्टोर करके रखना। तो ये भी हमारा जो था वो बार्टर सिस्टम का एक ड्रॉबैक का कारण बना, जिसमें हम अपने गुड्स को स्टोर करके नहीं रख सकते थे। लास्ट हमारा पॉइंट है ड्रॉबैक का, लैक ऑफ डिविजिबिलिटी। अब गुड्स के बदले गुड्स जा रही हैं, तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मेरे 100 क्विंटल जो ग्रेन है उसके बदले एक हॉर्स जो है वो एक्सचेंज किया जाए। तो अगर मैंने 50 क्विंटल जो देनी है तो क्या होगा, तो वी कांट डिवाइड द हॉर्स। सो इस तरह से कई तरीके की एग्जांपल जो है हमारे साथ सामने आ जाती हैं, जिसके कारण एक प्रोडक्ट को डिवाइड करना बार्टर सिस्टम के टाइम जो था बहुत ज़्यादा मुश्किल था, जो कि फिर से ये एक ड्रॉबैक का कारण बना। अब ये कुछ रीजंस थे, ये कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण मनी को इन्वेंशन में होना पड़ा, राइट। सो यू हैव टू नोट डाउन दिस पॉइंट्स। सो बार्टर सिस्टम के ड्रॉबैक्स के कारण मनी को इन्वेंशन में आना पड़ा। सो व्हाट इज मनी? मनी की क्या डेफिनेशन है? एनीथिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। कि ऐसी कोई भी चीज़ जो कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑथराइज्ड है और क्या है, एक्सेप्टेबल टू ऑल है, उसे हम मनी जो है वो लेते हैं। करंटली हम जो मनी यूज़ कर रहे हैं डेट इज़ करेंसी जो हमारी है, जो कि इंक्लूड करती है पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, जो कि आरबीआई की तरफ से क्या है, ऑथराइज्ड है, राइट। सो मनी ऐसा एक हमारी चीज़ है जिसको हम कॉमनली एक्सेप्टेड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो बोलते हैं। नाउ कम टू अवर फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी जो है वो कई तरह की है, राइट। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो आ जाती है डेट इज फुल बॉडीड मनी। अब फुल बॉडीड मनी क्या है? किसी भी मनी या करेंसी को बनाने में एक तो उसका मटेरियल यूज होता है, सेकेंडली उसके फेस पे जो वैल्यू गिवन होती है वो हमारी होती है फेस वैल्यू। फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ नोट के ऊपर 10 रुपीज़ लिखे है तो 10 रुपये क्या है उसकी फेस वैल्यू। 100 रुपीज़ नोट है उसके ऊपर 100 रुपीज़ लिखा है, देन 100 रुपीज़ विल बी अ फेस वैल्यू। सो फुल बॉडीड मनी में क्या था, हमारी कमोडिटी की वैल्यू इक्वल होती थी फेस वैल्यू की। सो ऐसी मनी जिसकी कमोडिटी की वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों क्या है, सेम है, उसे हम बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड कॉइन्स एंड सिल्वर कॉइन्स, जो कि पुराने टाइम राजे महाराजाओं के टाइम जो अशरफियाँ यूज़ की जाती थी गोल्ड की, तो सारी जो थी वो फुल बॉडीड मनी की ही एग्जांपल्स आती हैं। सेकंड आ जाता है हमारा क्रेडिट मनी, जिसे हम यूज़ करते हैं, दैट इज क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी में क्या है, कमोडिटी की वैल्यू कम है और हमारी फेस वैल्यू ज़्यादा है, राइट। फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ का एक नोट है, क्या उसमें यूज़ हुआ जो कमोडिटी है, जो इतना पेपर जो लगा, क्या उसकी वैल्यू 1000 रुपये ही है? नो।
जो करंटली हम अपनी करेंसी यूज कर रहे हैं उसमें हमारी फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू, राइट। सो नाउ दीज आर सम ऑफ द फॉर्म्स ऑफ मनी। एक हम टर्म लेते हैं लीगल टेंडर, लीगल टेंडर मनी। अब लीगल टेंडर मनी क्या है? हमारी सारी करेंसी जो है वो हमारी लीगल टेंडर में ही आती है, राइट। कि जितनी भी हमारी करेंसी है वो हमारी सारी लीगल टेंडर मनी में आती है। अब इसमें लीगल टेंडर में क्या है? एक तो हमारा लिमिटेड लीगल टेंडर होता है, एक होता है हमारा अनलिमिटेड लीगल टेंडर। ये दो टर्म्स को भी समझना जरूरी है। लिमिटेड लीगल टेंडर का मतलब है कि अगर गवर्नमेंट ने आपको कुछ चीज़ों के साथ पेमेंट करने में एक लिमिट डिसाइड कर दिया, फॉर एग्जांपल आप कॉइन्स के साथ एक मिनिमम अमाउंट तक की ही पेमेंट जो है वो कर सकते हो, उसे हम बोलते हैं लिमिटेड टेंडर। अनलिमिटेड टेंडर का मतलब है कि जब गवर्नमेंट ने आपके ऊपर कोई जो है रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई कि आप नोट्स के ज़रिए जितनी मर्जी पेमेंट कर सकते हो और सेकंड जो पर्सन है उसको भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे हम बोलते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर। सो इसे याद रखने के लिए आपने करना है कि कॉइन्स के साथ हमारी पेमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसे हम बोलते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर। और रुपीज़ के साथ, नोट्स के साथ हम अनलिमिटेड अमाउंट तक की पेमेंट जो है वो कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर। सो दीज आर द सम ऑफ द टर्म्स विच आर यूज्ड इन मनी। नाउ कम टू अवर नेक्स्ट टर्म, दैट इज बैंक मनी। व्हाट इज बैंक मनी? जितने भी हमारे डिमांड डिपॉजिट्स हैं, जितने भी हमारे डिमांड डिपॉजिट जो हैं वो बैंक्स में अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल हमारे करंट अकाउंट हैं, हमारे सेविंग अकाउंट हैं, ये सारे जो हैं वो डिमांड डिपॉजिट्स की कैटेगरी में आते हैं और इन्हें हम बोलते हैं बैंक मनी, क्योंकि कभी भी हम डिमांड करने पर अपने पैसे को बैंक से विड्रॉ करवा सकते हैं। सो इसे हम बैंक मनी की डेफिनेशन में लेते हैं। नाउ कम टू अवर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज मनी सप्लाई। व्हाट इज मनी सप्लाई? मनी सप्लाई जो है वो हमारा एक स्टॉक कंसेप्ट है, राइट। ये याद रखना है आपने, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट। अब मनी सप्लाई में क्या आएगा? जितनी भी मनी हमारी इकॉनमी में सर्कुलेशन में है वो सारी मनी सप्लाई की डेफिनेशन में आएगी। सो नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट विच आर डिपॉजिटेड इन द बैंक, all are formed a money supply. So money supply में आपके क्या आएंगे? करेंसी, करेंसी held by public plus demand deposits. राइट। सो जितनी भी हमारी पब्लिक के पास पैसा अवेलेबल है और जितने हमारे डिमांड डिपॉजिट जो है बैंक्स में अवेलेबल है, वो हमारे सारे मनी सप्लाई की डेफिनेशन में आते हैं। अब मनी सप्लाई को मेजर करने के हमारे पास मेथड्स हैं, जिसमें हमारे पास M1 मेथड आता है, M2 है, M3 मेथड है, M4 मेथड। लेट्स स्टार्ट विद अवर M1 मेथड। मेजर 1 में हमारे पास हम मनी सप्लाई को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसमें हम लेते हैं एब्रीविएशन C प्लस DD प्लस OD। C का मतलब है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, कि जो हमारी पब्लिक के पास पैसा अवेलेबल है। DD मतलब डिमांड डिपॉजिट्स इन द बैंक, डिमांड डिपॉजिट्स इन द बैंक। इसमें हमने टाइम डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट्स नहीं लेने, मींस हमने FDs वगैरह अपनी नहीं लेनी, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट्स लेने हैं।
और डिमांड डिपॉजिट्स में इंटर बैंक्स ट्रांजैक्शंस हमने इंक्लूड नहीं करनी। 2 पॉइंट याद रखने हैं कि इंटर बैंक्स ट्रांजैक्शंस जो है हमने नहीं लेनी, सिर्फ पब्लिक से रिलेटेड जो सर्कुलेशन में पैसा है हमने वही इसमें लेना है। अदर डिपॉजिट्स में क्या आ जाता है, अदर डिपॉजिट में आ जाएगा कि आरबीआई के पास हमारे फॉरेन सेंट्रल बैंक्स के अमाउंट पड़े हैं, फॉरेन सेंट्रल बैंक्स के अमाउंट जो पड़े हैं, प्लस आईडीबीआई प्लस आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। कोई भी अमाउंट फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का आरबीआई के पास पड़ा है तो वो अदर डिपॉजिट्स में आएगा। इसमें हमने अपनी कंट्री या अपनी गवर्नमेंट का पैसा जो आरबीआई के पास है वो नहीं लेना, राइट। सो जो अदर डिपॉजिट्स हैं उसमें फॉरेन सेंट्रल बैंक्स का अमाउंट्स, आईडीबीआई का अमाउंट, आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कोई अमाउंट आरबीआई में अवेलेबल है तो ये अदर डिपॉजिट्स की कैटेगरी में आएगा। सो M1 मेजर में हम C प्लस DD प्लस OD जो है वो लेंगे। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट M1 मेजर। सो प्लीज नोट दीज पॉइंट्स। नाउ कम टू अवर M2 मेजर। अब M2 मेजर में हमने क्या लेना है, M1 तो हमने इंक्लूड करना ही करना है, प्लस हमने इसमें करना है सेविंग डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस, सेविंग डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, राइट, कि पोस्ट ऑफिस पे जो सेविंग डिपॉजिट्स हैं वो प्लस M1 मेजर। उसके बाद हमारा आ जाता है M3 मेजर। इसको हम एग्रीगेटेड मॉनेटरी रिसोर्स भी बोलते हैं, एग्रीगेटेड मॉनेटरी रिसोर्स। ये हमारी ब्रॉड टर्म है क्योंकि इसमें हमें M1 तो लेना ही लेना है, प्लस हमने इसमें लेने हैं नेट टाइम डिपॉजिट्स इन द बैंक, कि जो हमारी एफडीज वगैरह हैं जो हमने पहले इग्नोर की हुई थी वो M3 मेजर में हमारी आ जाती हैं, इसलिए इसे हम ब्रॉड डेफिनेशन की कैटेगरी में लेते हैं। नाउ कम टू अवर M4 मेजर। अब M4 मेजर में हमने M3 लेना है प्लस सेविंग टोटल डिपॉजिट्स प्लस टोटल डिपॉजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस एक्सक्लूडिंग आपके जो हैं एनएससी सर्टिफिकेट्स जो है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स जो है उसको हमने इंक्लूड नहीं करना, उसके अलावा जो डिपॉजिट्स हैं वो हमने लेने हैं, तो वो हमारा बन जाएगा M4 में। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट M2, M3 एंड M4 मेजर। एनएससी सर्टिफिकेट जो है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है, वो मिडल मैन जो है, जो मिडल पीपल जो हैं वो जो है अपनी सेविंग्स के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए वो अपना जितना मर्जी अमाउंट जो है एज ए इन्वेस्ट कर सकते हैं इसमें, और उसको टाइम आने पर अपनी इन्वेस्टमेंट को यूज़ कर सकते हैं। नाउ कम टू अवर लास्ट पॉइंट ऑफ अवर मनी चैप्टर, जिसमें हम करेंगे मनी, और एक हमारी टर्म आती है हाई पावर्ड मनी। मनी मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि क्या है, मनी हमारी है करेंसी विद पब्लिक, करेंसी विद पब्लिक, जो भी हमारे नोट्स एंड कॉइन्स हैं उनके पास, प्लस हमारे डिमांड डिपॉजिट्स।
ये मनी की डेफिनेशन में आते हैं और मनी में कवर होते हैं। हाई पावर्ड मनी में जो हमारा आती है वैल्यू, इसमें आ जाता है करेंसी विद पब्लिक प्लस इसमें आ जाते हैं हमारे कैश रिजर्व्स ऑफ बैंक। करेंसी विद पब्लिक दोनों में ही कॉमन है। हाई पावर मनी में एक तरह से आ जाता है कि आरबीआई ने जितना भी पैसा सर्कुलेशन में दिया है वो सारा, चाहे वो रिजर्व्स भी हैं वो भी सारे हाई पावर्ड मनी में आ जाते हैं। कैश रिजर्व क्या है, बैंक जो है उसे आरबीआई के इंस्ट्रक्शंस के लिए कुछ ना कुछ रिजर्व जो है वो मेंटेन करके रखने हैं, तो वो हमारे कैश रिजर्व्स में आ जाते हैं। इसके अलावा आरबीआई जो है वो कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस, कौन कौन से रिजर्व जो है बैंक्स को देते हैं, ये हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने बैंकिंग चैप्टर जो है वो हमने डिस्कस करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मनी चैप्टर। प्लीज लर्न दिस डेफिनेशन केयरफुली। मैयर्स, मनी सप्लाई टॉपिक, बार्टर सिस्टम ड्रॉबैक, ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो आपने अच्छे से लर्न करने हैं। So thank you so much to watching this video. Now we will meet in our next video जिसमें हम अपने बैंकिंग के बारे में जो है वो डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।